मगर कितने वाक़ई में दहशतगर्द थे और कितने इनोसेंट सिविलियंस थे। कितने दहशतगर्द वाक़ई में मारे गए, इसका कोई भी नहीं पता। मगर हमारे पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं कि कितने ज़्यादा जो सिविलियन लाइफ़ है उसका लॉस हुआ। ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें अंदाज़ा है कि एक आम पाकिस्तानी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या कोई गारंटी है कि इससे जो एक्सट्रीमिज़्म है और फंडामेंटलिज़्म है वो कम हो जाएगा? मैं आप लोगों को बताऊँ, ये परफेक्ट कंडीशन होती है जिसमें एक्सट्रीमिज़्म और फंडामेंटलिज़्म ग्रो करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राउद हसन। वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद अदर्स। 10 मई 2025 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज़ फायर होता है। सुबह के 4:30 बजे जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो इस सीज़ फायर को अनाउंस करते हैं और दोनों मुल्कों को मुबारकबाद देते हैं। मगर सीज़ फायर के कुछ ही घंटों बाद हालात दोबारा से ख़राब हो जाते हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है जो सीज़ फायर टूटा, और एलओसी पर हैवी फायरिंग अभी भी जारी थी। 12 मई 2025 को दोनों ममालिक के डीजीएमओज आपस में बात करते हैं और फाइनली सीज़ फायर को 18 मई 2025 तक एक्सटेंड किया जाता है। अब जबकि हालात जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, हमें ये पूछना चाहिए कि इस जंग का वाक़ई में नतीजा क्या हुआ? तो ये जंग या मिलिट्री एस्केलेशन ये शुरू हुई जब पहलगाम में जो 26 इनोसेंट टूरिस्ट है ना, वो मारे गए एक टेरर अटैक में। पाकिस्तान की ये स्टैंड था कि एक इस पे न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर हिंदुस्तान ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को खारिज करके डायरेक्ट पाकिस्तान में जो 9 मिलिटेंट साइट्स हैं ना, उन्हें टारगेट कर दिया। अब हिंदुस्तान तो यही कहता है कि इन 9 मिलिटेंट साइट्स में सारे दहशतगर्द थे, मगर कितने वाक़ई में दहशतगर्द थे और कितने इनोसेंट सिविलियंस थे? कितने दहशतगर्द वाक़ई में मारे गए, इसका कोई भी नहीं पता। तो ये फिर पूछना चाहिए कि क्या ये जो अटैक था हिंदुस्तान की तरफ से ये वर्थ इट था? क्या जो पहलगाम में जो इनोसेंट टूरिस्ट जिन्होंने अपनी जान गँवाई, क्या उनके खून का बदला ले लिया गया? और क्या जो वाक़ई में इसके पीछे ज़िम्मेदार थे टीआरएफ वग़ैरह, उन्हें क्या पकड़ा गया? अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा गया, और यही सवाल हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे पूछना चाहिए। और फिर जो हिंदुस्तान का अगला स्टैंड पॉइंट है कि जो हमने पाकिस्तान में जो है ना वो दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। क्या इससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म होगी? इस पूरी मिलिट्री एस्केलेशन से क्या दहशतगर्दी ख़त्म होगी? मगर हमें ये पता चलता है कि जब इस तरह के अटैक्स होते हैं तो जो दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलता है, ना कि दहशतगर्दी ख़त्म होती है। इस एस्केलेशन का यही नतीजा हुआ कि जो पाकिस्तान वाली साइड पे एक 7 साल का बच्चा इर्तज़ा अब्बास, उसने अपनी जान गंवा दी, और हिंदुस्तान वाली साइड पे भी जो कश्मीर है, वहाँ पे जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो शेलिंग में मारे गए, और वो बहुत ज़्यादा सिविलियन लॉस हुआ। और कश्मीर तो इस पूरे टाइम फ्रेम में जलता ही जा रहा था। कश्मीर में तो माहौल ही और था। तो ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जब भी ये इन 2 ममालिक का आपस में फड्डा होता है, बेचारा कश्मीर क्यों जलता रहता है? एक आम कश्मीरी की इसमें क्या गलती है? और कब तक कश्मीर की जो खूबसूरत वादी है वो जलती रहेगी? जब सीज़ फायर होता है तो इंडियन मीडिया चिल्ला-चिल्ला कर ये कहता है कि अगर हमारे पास 2 या 3 दिन होते हैं, हम तो बस पाकिस्तान को जो है ना वो नेस्तनाबूद करने वाले थे। तो इस पर जो है वो बेडफोर्ड बेड का एक कोट याद आता है, द वार ओनली हैपन्स बिकॉज दोज हु डू नॉट फाइट मेक द वार प्रोपेगेंडा। अब इसमें बहुत सी ना एक क्लियर बात हमें नज़र आती है, जिनका वार से ऐसा कुछ ताल्लुक नहीं होता वो फिर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो फिर झूठ फैलाते हैं और एक आम शहरी का खून गर्म करते हैं। अब ये नैरेटिव जो है वो पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द रियासत है, पाकिस्तान को एफएटीविट की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं, क्या उन्हें अंदाज़ा है कि एक आम पाकिस्तानी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या कोई गारंटी है कि इससे जो एक्सट्रीमिज़्म है और फंडामेंटलिज़्म है वो कम हो जाएगा? मैं आप लोगों को बताऊँ, ये परफेक्ट कंडीशन होती है जिसमें एक्सट्रीमिज़्म और फंडामेंटलिज़्म ग्रो करता है। 21 अक्टूबर 2022 को एफएटीविट ने ऑफिशियली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया था, ये कहते हुए कि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म में एक अच्छी प्रोग्रेस की है। तो अब ये कोई कैसे कह सकता है कि पाकिस्तान उस लेवल की टेरर फाइनेंसिंग अब कर रहा है? और ये कहना, अब ये भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान है उसने एफएटीविट को चकमा दे दिया। एफएटीविट का जो रिसर्च बजट है ना वो ही $19 मिलियन है। तो ये कहना है कि हमारे जैसा मुल्क ने एफएटीविट को चकमा दे के टेररिज्म किया है, ये बिल्कुल ही बकवास बात है। और इस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को ज़्यादा इफेक्ट किया है हिंदुस्तान से। 2001 से अब तक हमारे तकरीबन 80,000 जो सिविलियन है ना वो मारे गए हैं। और अगर अभी भी ये कोई बंदा क्लेम करता है ना कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट या पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, तो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इन दोनों नेशंस में
जो हेट्रेड है ना वो पैदा करने की। फिर तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी अगर हमारे दिमागों में वही गुस्सा और वही नफ़रत रहे। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक ही जैसे लोग हैं और हमारा ताल्लुक उस इंडस वैली सिविलाइजेशन से है जो आज से 53,000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। और प्लीज़ जब भी हम जंग की बात करते हैं कि जंग हो, वो मुल्क नस्तो नाबूद हो जाए, या पाकिस्तान की तरफ से भी जो हेट्रेड होती है, या हिंदुस्तान की तरफ से, हम भूल जाते हैं कि हम दोनों एक न्यूक्लियर आर्म नेशन है। और अगर इन दो न्यूक्लियर ममालिक में जंग हुई तो फिर इसका जो वो खमियाजा है वो फिर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। फिर जो दुनिया में एक ग्लोबल फूड शॉर्टेज आ जाएगी, इतना ज़्यादा न्यूक्लियर एश स्ट्रेटोस्फीयर में इकट्ठा हो जाएगा कि अगले कुछ साल तक जो हमारे लोग हैं उन्हें सूरज देखना भी नसीब नहीं होगा। तो रिस्क बड़ा हाई है। और यहाँ पर एक जंग की बात करना एक बिल्कुल ही अहमकाना और बेवकूफ़ाना सी बात है। जितना भी ये मिलिट्री एस्केलेशन हुआ है, इसकी जो बॉटम लाइन है वो यही निकलती है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। साहिर लुधियानवी के बड़े खूबसूरत अशार हैं, खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, बम घरों पर गिरें या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है, फतह का जश्न हो या हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पर रोती है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और मेरे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। शुक्रिया। से नो टू वॉर।